हेलो टू एवरीवन, दिस इज़ मुकुल शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, ये वीडियो बहुत डिमांडिंग थी और काफ़ी टाइम से सभी लोग इसका वेट भी कर रहे हैं कि भैया पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर वीडियो बना दो। और काफ़ी मेरे को पर्सनल मैसेजेस भी आए थे कि भैया हमारा डीवी आने वाला 27 तारीख को, तो आप प्लीज़ जल्दी से वीडियो बना के अपना जो भी व्यू है वो हमें बता दीजिए कि कौन सी प्रेफरेंस कैसे भरनी चाहिए ताकि आपको दिल्ली मिल जाए, होम पोस्टिंग मिल जाए। तो उसके ऊपर बात करेंगे फटाफट, विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन जो डीवी के लिए सिलेक्ट हुए हैं। तो बस यार आपका लास्ट स्टेप बचा है, इसके बाद सीधी आपके हाथ में जॉब आने वाली है। तो मतलब आप इतनी सारी भीड़ को काट के यहाँ तक पहुँचे हो, तो बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को। तो सबसे पहले तो यार मेरी एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम से वीडियो है, उसमें कुछ 22-23 हज़ार के आसपास व्यूज़ हैं, वो आप देख लेना। मैं ऊपर कहीं पिन वो लगा दूंगा वीडियो, वो देख लेना क्योंकि वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने पूरा डिटेल में अपना एक्सपीरियंस बताया हुआ है कि डीवी वाले दिन क्या क्या हुआ था, क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक हुए थे, और जो बाकी अदर जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, जो फॉर एग्जांपल कोई ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी से, एससी एसटी से है, तो क्या क्या वो चीज़ देख रहे हैं। और अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई इशू है तो उस चीज़ के लिए क्या क्या करना होता है, वो सब उस वीडियो में मैं ऊपर कहीं पिन कर दूँगा कमेंट, वो वीडियो वो देख लेना। लेकिन उस वीडियो के नीचे कुछ कुछ पिन कमेंट्स भी होंगे, वो यार वो ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें क्या हुआ था कि मैंने कुछ चीज़ें बताई, क्योंकि मैंने उन लोगों से पता करा जो मतलब डीवी वगैरह रीजनल ऑफिस में जो लोग बैठे हुए थे, ऑफिसर्स वगैरह, उनसे मैंने पूछे, तो उसके बेसिस मैंने वो आपको रिव्यू दिया था। लेकिन फिर कुछ लोगों का कुछ अलग तरीके से डीवी हुआ था, तो उनसे मेरी बातचीत हुई, तो फिर मैंने पिन कमेंट किए थे वहाँ पे जो जो अमेंडमेंट्स थे, जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हुए थे, वो मैंने वहाँ पे कमेंट किया हुआ, वो आप ज़रूर देखना। फिर भी मैं अपनी साइड से एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि क्या क्या था। जैसे कि आप जाओगे, आपका डीवी होगा आपके रीजनल ऑफिस में, एसएससी बिल्डिंग में, ठीक है। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ उस तरह की प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल मेरा नाम मुकुल है, ठीक है। अब मुकुल में सपोज डबल यू है, डबल यू आता है मेरी मार्कशीट में लिखा हुआ है MUKWL, और लेकिन आपने फॉर्म भरते टाइम लिखा था MUKUL, तो इसमें क्या है कि मिसमैच हो रहा है। तो इस तरह के मिसमैच के लिए आपको अपने साइड से एक एफिडेविट लेके जाना है। तो एफिडेविट आप किस नाम से बनवाओगे? एफिडेविट आप इस नाम से बनवाओगे कि ये मुकुल और मुक्कुल दोनों बंदे सेम हैं, और ये बंदा शपथ देता है कि हाँ हम दोनों एक ही बंदे हैं, और ये भी डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उस वजह से आप एक साइन करके उनको दे दोगे, तो यहाँ तो चल जाएगा आपका एफिडेविट। तो अगर कोई नेम में कोई इशू है, या फादर नेम मदर नेम में कोई इशू है, तो उसके लिए एफिडेविट बनवा लेना। ज़्यादा महंगा नहीं बनता, कुछ 50-60 रुपये का बन जाएगा आपका। किसी भी नोटरी, जो भी आपके एसडीएम ऑफिस वगैरह होते हैं, या जहाँ पे ये नोटरी नोटरी वाला काम होता है, वहाँ पे जाना, वहाँ पे आपको बना देंगे वो। बाकी फिर उसके बाद जिनका एज रिलैक्सेशन वाला सर्टिफिकेट लग रहा है, ओबीसी का लग रहा है, ईडब्ल्यूएस लग रहा है, एससी एसटी लग रहा है, कोई भी लग रहा है, तो उसमें क्रूशियल डेट का बहुत मतलब पंगा होता है। क्योंकि जब आपका नोटिफिकेशन निकलता है, तो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि उस नोटिफिकेशन में जो भी क्रूशियल डेट दी हुई है, उससे पहले पहले का आपका होना चाहिए। तो मैंने भी वहाँ पे बिल्डिंग में पता किया था कि मैम अगर उससे बाद का है, या उससे थोड़ा सा 2-3 साल पहले का सर्टिफिकेट है, तो वो एक्सेप्ट होगा नहीं होगा। तो पहले तो उन्होंने मेरे को मना किया था, लेकिन कुछ बच्चों को एक्सेप्ट हो गए थे। लेकिन वो एक्सेप्ट इस बेसिस पे हुए थे कि उनको प्रोविजनल दिया गया था। प्रोविजनल जब आपका सपोज डीवी हो जाएगा, तो डीवी में 3 तरह के आपको स्टेटस दिए जाते हैं कि भाई ये बंदा क्लियर नहीं है, ये बंदा प्रोविजनल है, और ये बंदा क्लियर है। तो ये 3 होते हैं। तो यार अननेसेसरी प्रोविजन लेने से अच्छा है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही होते हैं तो आपको सी मिलता है, डेट मीन्स क्लियर। तो आपको अगर डिपार्टमेंट में ना कुछ ज़्यादा इशू नहीं होगा अगर आपको सी मिला हुआ है, ठीक है। बट जैसे कि मान लो ये जो क्रूशियल डेट वाला इशू है, तो अगर ये वाली चीज़ भी होती है, तो वो इसका मतलब है, प्रोविजनल का मतलब ये हो गया कि वो आप ऑफिसर्स को ये बोलो कि भाई अभी मेरे पे डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब मेरे पास ज्वाइनिंग होगी, जब मैं डिपार्टमेंट में डीवी के लिए जाऊँगा, तो मैं ये डॉक्यूमेंट मेरी साइड से प्रेजेंट हो जाएगा वहाँ पे। तो वो लोग आपको प्रोविज़न देते हैं। अभी डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट के ऊपर कि वो आपका प्रोविज़न एक्सेप्ट करता है नहीं होता वहाँ पे। तो अगर जिन चीज़ों में आपके हाथ में है कि आप डॉक्यूमेंट को सही तरीके से वहाँ पे दे सकते हो डीवी के टाइम पे, मतलब ये एसएससी डीवी के टाइम पे, तो उसमें डिले मत करना यार, उसको एग्जैक्ट ही डॉक्यूमेंट वहाँ पे देना। इन केस अगर नहीं बन पाता है, तो वहाँ पे फिर आप प्रोविज़न ले लेना, और वो आपका डिपार्टमेंट के टाइम पे उसको लगा देना डॉक्यूमेंट को, अगर वो प्रेजेंट हो सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो 10th की मार्कशीट है, मैं 10th की मार्कशीट लाना भूल गया, या मेरी 10th की मार्कशीट पे ना इंक गिर गई है, वो गंदी हो गई है, तो मैंने वहाँ पे सबमिट करी। अब वो वहाँ पे सर बोलने कि भाई तुम्हारी 10th की मार्कशीट बेकार हो रखी है, तो वहाँ पे तुम उसको ये बोलना कि मैम मैं या तो मेरे को कोई दूसरी डेट दे दो डीवी के लिए, ताकि मैं वो मार्कशीट निकलवा के आपको दिखा सकूँ, या फिर आप मेरे को प्रोविज़न दे दो। तो मतलब इस तरह के ऐसे डॉक्यूमेंट जो बाद में प्रेजेंट हो सकते हैं, उनके लिए आपको प्रोविज़न मिल जाएगा। फिर तीसरी चीज़ ये आती है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी ओबीसी से, या ईडब्ल्यूएस से, किसी अदर कैटेगरी से अपना मतलब आपने फॉर्म फिल किया था, आपकी कट ऑफ भी क्लियर हुई है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है,
और आपके मार्क्स भी ना बहुत अच्छे हैं और आपको प्रोविज़नल देने की बात हो रही है और आपको लगता है कि आप वो डॉक्यूमेंट बाद में नहीं दे पाओगे, तो उनसे ये बोलना है कि आप मेरा यूआर में डाल दो कि जो भी आप SC ST या OBC में थे या EWS में थे, तो आप वहाँ से हटा के अपना यूआर में डलवा लेना, ताकि आप, क्योंकि अगर आपकी यूआर की कट ऑफ क्लियर है और वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जा रहा है प्रीवियस ईयर के ट्रेंड के हिसाब से, तो आप यूआर में डलवा भी, मतलब यूआर में भी डलवा सकते हो, उससे आपको क्लियर मिल जाएगा, तो उसमें फिर आपको कोई इशू नहीं है। फिर जल्दी से पोस्ट की बात करते हैं कि किस तरह की पोस्ट इसमें होती हैं। तो आपकी दो तरह की पोस्ट होती हैं, एक होती है LDC, एक होती है आपकी PSA। वैसे तो आपकी DO वगैरह भी होती हैं, लेकिन वो बहुत कम होती हैं, तो उसके बारे में तो अभी यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि DO के लिए तो कुछ सीन है नहीं, क्योंकि पहली बात तो आपकी टाइपिंग 50 WPM के आसपास क्लियर होनी चाहिए, उसमें प्रोसेस डॉक्यूमेंट के सारे सेम यही होते हैं। अगर आपको वो पोस्ट अच्छी लगती है और आप लगता है कि आप एलिजिबल भी हो उस पोस्ट के लिए, क्योंकि शायद वो 2800 पे ग्रेड पे होती है वाली पोस्ट, तो सैलरी अच्छी खासी मिलती है, 52-53 हज़ार 55 हज़ार के आसपास इन हैंड वहाँ पे सैलरी बन जाती है। तो अगर उसके एलिजिबल हो तो वो भर देना, मतलब हम पोस्टिंग वोस्टिंग वाली ये भी आगे बात कर लेते हैं वीडियो में वो तो, बट जस्ट एक फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर DO पे क्लियर हो तो उसके बारे में बात नहीं करें, क्योंकि यार वो लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो उनके बारे में क्या ही बात करनी। मेन मुद्दा है कि LDC और PSA कौन सा चूज़ करना चाहिए, क्या इनमें डिफरेंसेस हैं, क्या क्या इसमें होता है। तो LDC मतलब होता है लोअर डिवीज़न क्लर्क। तो ये आप मिनिस्ट्रीज़ में जाते हो, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़, क्योंकि हमारा जो भारत है, जितने भी काम यहाँ पे हो रहे हैं, चाहे वो आपका फाइनेंशियल काम हो रहा हो, चाहे आपका वो टैक्स वाला काम हो रहा हो, चाहे आपका सेंस टैक्स के ऊपर हो रहा हो, हाउस एंड अर्बन हाउसिंग के ऊपर कोई भी आपका वहाँ पे वर्क हो रहा है, तो मिनिस्ट्रीज़ के थ्रू ही होता है। तो उन मिनिस्ट्रीज़ में सबसे जो लोवेस्ट पोस्ट होती है वो होती है LDC, तो वो आपको मिलेगी, और ये होती है आपके लेवल 2 की पोस्ट, ठीक है। वहाँ पे आपको क्या काम करना होता है, आपका डॉक्यूमेंटेशन वाला काम होता है। फॉर एग्जांपल किसी की, अगर आप HR डिपार्टमेंट में आ गए हो, तो किसी की सैलरी स्लिप बना दी, या मान लो कोई फॉर्म आ गया टाइप करने के लिए कि भाई ये फटाफट ये चीज़ टाइप कर दो, आगे हमें अदर डिपार्टमेंट में इसको भेजना है, तो इस तरह के काम होंगे। अब मान लो कि कोई मतलब फाइल वर्क आ गया कि एक बार फटाफट ये डॉक्यूमेंट चेक कर लो कि ये मैच कर रहे नहीं कर रहे, मतलब बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन टाइप ऑफ वर्क होता है, बट प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन टाइप वर्क भी नहीं होगा। तो ये ऑलमोस्ट सारा डॉक्यूमेंटेशन वाला काम ना LDC का होता है, ठीक है। अब LDC में क्या होता है, मिनिस्ट्री में आपकी पोस्टिंग होती है, और मिनिस्ट्रीज मोस्ट ऑफ द केसेस में XCT में होती हैं, बट ऐसा ज़रूर नहीं है, YCT में भी होती हैं। YCT में क्या होता है कि सेमी अर्बन में आ जाती हैं वो, सेमी अर्बन या अर्बन। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं बात करूँ, गाज़ियाबाद में भी कुछ मिनिस्ट्रीज़ हैं और मेरठ में भी कुछ मिनिस्ट्रीज़ हैं, तो मतलब इस तरीके से होता है। तो वहाँ पे ना मतलब YCT में होगी, लेकिन आपको XCT वाला वहाँ पे लाउंसेस वगैरह मिल जाते हैं। तो ऑन एंड ऑल कहने का मतलब ये है कि आपका मिनिस्ट्रीज़ वाले साइड में आपका रहता है, जैसे कि अब मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री मान लो MEA हो गया, मेरी MEA में एक वो आपकी एक ऑफिस होता है पासपोर्ट ऑफिस। तो पासपोर्ट ऑफिस मान लो दिल्ली में, हेडक्वार्टर दिल्ली में है उसका, लेकिन पासपोर्ट का काम तो ऑल ओवर इंडिया चल रहा है ना, मध्य प्रदेश में चल रहा है, उड़ीसा में भी चल रहा है, झारखंड में चल रहा है, वहाँ पे उनके ऑफिसेज होते हैं, तो वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो अल्टीमेटली जो आपका आई कार्ड बनता है वो तो मिनिस्ट्री ऑफ मतलब MEA के नाम से बनेगा, लेकिन पोस्टिंग आपकी वहाँ पे भी हो रही है, यानी कि इनको बोलते हैं सब ऑफिसेज। तो ये चीज़ देख लें कि जो भी मिनिस्ट्री आप चूज़ कर रहे हो उनके सब ऑफिसेज कहाँ पे हैं। कुछ मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जो कम्प्लीटली दिल्ली बेस्ड हैं, जैसे कि MEA हो गया। MEA में ना मैं स्पेसिफिक MEA की बात कर रहा हूँ। एक तो MEA आपका हो गया पासपोर्ट वाला, और एक नॉर्मल MEA के नाम से होता है, तो MEA आपका दिल्ली में हो गया। देन आपका AFHQ हो गया, वो आपका दिल्ली में हो गया। तो ऐसी ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं जो दिल्ली में ही है, उनके बारे में आपको बताता हूँ कौन कौन सी ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं जो स्पेसिफिक दिल्ली में ही है। और अगर आप दिल्ली के हो, हरियाणा, UP के हो, और आप आपकी इच्छा है कि यार आपको दिल्ली पोस्टिंग मिल जाए, या आप अदर स्टेट के भी हो, आपका कुछ प्लान ऐसा है कि यार हम दिल्ली में हमारी पोस्टिंग हो जाए, फिर दिल्ली में हम अपना UPSC वगैरह या फिर CGL वगैरह का हमारा कुछ प्लान है आगे, तो हम दिल्ली में जाना चाहते हैं और आपके मार्क्स भी अच्छे हैं, तो ये मिनिस्ट्रीज़ हैं, आप यू कैन फिल दोज मिनिस्ट्रीज़, आपको दिल्ली में पोस्टिंग मिल जाएगी। अभी मैं आपको बता दूँगा वो कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ हैं। तो बात करते हैं कि दिल्ली बेस्ड मिनिस्ट्री जो प्योर दिल्ली बेस है, मतलब वो आपको दिल्ली ही देंगी, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो कुछ गिनी चुनी 2-4 मिनिस्ट्रीज़ हैं। फॉर एग्जांपल आपका FHQ हो गया, देन आपका MEA हो गया। MEA में स्पेसिफिक MEA वाला बोल रहा हूँ, मतलब पासपोर्ट वाला नहीं बोल रहा, MEA वाला जो आपको दिल्ली में है। बाकी मिनिस्ट्री तो सारी दिल्ली में है, जैसे कि आप मान लो CBI हो गया, CBI का आपका हेडक्वार्टर यहाँ पे है, जहाँ पे आपका हुमायूं टॉम्ब है, मतलब साउथ दिल्ली की साइड। देन उसके बाद आपका IB हो गया, आपका NIA होगा। NIA की तो बिल्डिंग आपकी SSC बिल्डिंग के जस्ट सामने ही है। तो हैं तो दिल्ली बेस्ड, लेकिन इनके ना सब ऑफिसेज भी हैं, जैसे कि CBI एक्टिव है आपकी हैदराबाद में, एक्टिव भी है CBI आपकी, बेंगलोर में एक्टिव भी है। तो यहाँ पे भी आपके सब ऑफिसेज में पोस्टिंग हो सकती है। तो ये मिनिस्ट्रीज होती है जिनके सब ऑफिसेज ना डिफरेंट स्टेट में भी हैं, तो वो देखने की ज़रूरत है। तो प्योर बेस तो आपकी वही है FHQ, और आपका MEA, या आपका एकदम दिल्ली में ही पोस्टिंग मिलेगी। अदर में क्या होता है कि 95% चांस होते हैं कि दिल्ली में आपको पोस्ट करें वो, बट जस्ट इन केस होता है कि मान लो किसी सब ऑफिसेज में रिक्वायर्ड है किसी भी LDC पोस्ट पे, वहाँ पे कोई जो टाइपिंग वाला काम है या फिर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम है जो वहाँ पे बंदा अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिल जाएगी सब ऑफिस में। अब जैसे आपका CJ डिपार्टमेंट होगा, ये मतलब बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। अब CJ में क्या होता है कि CJ आपका अकाउंट्स वाला काम होल्ड करते हैं। तो CJ के अंदर ना बहुत सारी मिनिस्ट्रीज आती हैं,
अब बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ में क्या होगा, सपोज़ आपने सीजे ऊपर भर दिया और आपको मिल गया, तो उसके बाद ना जो एलोकेशन होता है वो रैंडम एलोकेशन होता है, मतलब आपको सफल कर देंगे। अब उसमें ये डिसाइड नहीं है कि रैंक वैंक के हिसाब से नहीं मिलती, वो रैंडम मिलती है मिनिस्ट्रीज़। अब जैसे आपको उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिल गया, अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहाँ पे है, दिल्ली में ही है, तो अगर आपको सीजे के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिलता है तो वो आपको दिल्ली में ही पोस्ट करेगा वो। अब उसके अंदर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स भी आता है, देन उसका अंदर आपका सेंस टेक भी आता है, देन आपका सीबीएसई वाला डिपार्टमेंट भी उसके अंदर आता है। अब सीबीएसई तो आपको पता ही है हर जगह ही है, तो आप सीजे में होने के बाद अगर आपको सीबीएसई या कुछ अदर डिपार्टमेंट मिलता है तो हो सकता है आपकी पोस्टिंग अदर स्टेट में भी हो जाए। तो ये इस तरह के ना थोड़े थोड़े आपको रिस्क लेने पड़ेंगे अगर आपका सोल पर्पस एलडीसी में जाना ही है। आपको वो वाला इन्वायरमेंट देखना है कि जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम हो, जैसा आपके मतलब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होता है ना कि यार हमें सीखने वाला काम चाहिए, जहाँ पे हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिले। तो मिनिस्ट्रीज है ऑब्वियसली, वहाँ पे आपके एलडीसी है, यूडीसी है, एएसओ है, एसओ है आपका, फिर उसके बाद आपका डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, ये सारे ना एक ही जगह बैठते हैं, तो एक ना सोफिस्टिकेटेड आपका इन्वायरमेंट बन जाएगा। हालांकि आप सीखने के लिए आपको दूर दूर से देखने के लिए मिलेगा कि हाँ यार मिनिस्ट्री में ना इस तरह का काम होता है, आप नहीं कर रहे हो उस काम को, लेकिन हाँ देखने के लिए मिल जाएगा कि हाँ यार प्रशासन किस तरीके से काम को वो करता है, हैंडल करता है। फिर इसके बाद मान लो जैसे साइंस एंड टेक है, तो साइंस एंड टेक का जो ऑफिस है वो रोहिणी साइड में पड़ता है, लेकिन इसके सब ऑफिस अदर स्टेट में भी हैं, तो वो भी आपको मिल सकते हैं। तो ये चीज़ आप देख लेना कि सबसे पहले डिसाइड करने का तरीका ये है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो एक पेजेस पे ना आप अपनी रिक्वायरमेंट लिख लेना कि भाई आपको होम पोस्टिंग चाहिए, आपको वर्क कल्चर अच्छा चाहिए, या आपको सैलरी अच्छी चाहिए, या आपको थोड़ा सा पद अपना यानी कि आपकी पोस्ट थोड़ी अच्छी चाहिए, क्योंकि इसमें दो पोस्ट आती हैं, लेवल 2 लेवल 4। लेवल 4 आपकी पीएसए वाली होगी, तो पीएसए के बारे में अभी करते हैं बात हम। अब मान लो पोस्टल असिस्टेंट है, तो पोस्टल असिस्टेंट में आपकी लेवल 4 की पोस्ट है, ठीक है। अब इसमें आपको मिलता है पोस्ट ऑफिस। अब पोस्ट ऑफिस के जैसे मान लो आपको पीएसए मिल गया, तो स्टार्टिंग में आप पीएसए फिल करोगे, उसके बाद आपकी रैंक के साथ आपको पीएसए मिल जाएगा। अब पीएसए के बाद ना आपको स्टेट अलोकेट होंगे कि कौन से स्टेट में आपको मिलना है, वो स्टेट ना आपके रैंक के हिसाब से होते हैं, आपके रैंक के हिसाब से होते हैं। अब जैसे आपने सिलेक्शन लिया ओबीसी में, ठीक है। अब ओबीसी में लेकिन आपकी यूआर की कट ऑफ भी क्लियर थी और आपके पीएसए में यूआर से ऊपर नंबर थे, तो आपको पीएसए मिल जाएगा, लेकिन अब ना आप यूआर में कंसिडर होगे, आप ओबीसी में कंसिडर नहीं होगे। तो उस रैंक के हिसाब से ऐसा हो सकता है कि आपके मार्क्स अच्छे हों ओबीसी वाली लिस्ट में, लेकिन आप यूआर पे भी क्वालिफाई कर रहे हो, तो आपको यूआर के हिसाब से देखा जाएगा कि आपको अब कौन सा स्टेट अलोकेट करना है एज पर योर रैंक, कि यूआर में आपकी कितनी रैंक बन रही है। तो अब पीए में क्या होता है पोस्टल असिस्टेंट में कि आपको ना हर जगह पोस्टिंग मिलेगी, क्योंकि पोस्ट ऑफिस जो है आपके हर जगह है ऑलमोस्ट ना, कुछ जैसे कि 50 से 60 हज़ार के आसपास पोस्ट ऑफिस है हमारे पूरे भारत में। अब मतलब मैं मेरे को नंबर एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट हाँ काफ़ी बल्क अमाउंट में, यानी कि हर एक गांव में हर जगह आपको पोस्ट ऑफिस मिल जाएंगे। तो जो स्टार्टिंग में जो बंदे पोस्ट होते हैं पीए में, तो उनको जहाँ तक है अर्बन वाली सिटी ही मिलती है। अर्बन से मेरा क्या मतलब होता है कि थोड़ा सा मतलब शहर टाइप, टाउन टाइप आपको मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ना बंदे अपना ट्रांसफ़र ले लेकर अपने होम स्टेट में पहुँच चुके हैं। तो जहाँ वैकेंसी खाली होती है वो मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने यही सुनने के लिए मिला मेरे को भी, क्योंकि जैसे मैं भी पोस्टेड हूँ sorting असिस्टेंट पे, तो मेरे जस्ट ऑफिस के बराबर में ना गाज़ियाबाद का पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पे नए नए बंदे रिक्रूट होते हैं। तो वो अब क्या सीन है, आपको पीए मिल गया, अर्बन सिटी मिल गई। तो अगर आपको वाला काम मतलब अच्छा लगता है कि भाई आप अकाउंट खोल रहे हो, पीएलआई वगैरह कर रहे हो, और फिर आपके स्कीम्स वगैरह होती हैं, आप उनके अकाउंट वगैरह खोल रहे हो, तो जैसे काम तो बहुत वाइड वैरायटी का दिख रहा है। अगर आपको वो काम पसंद है तो पीए आप ले सकते हो, लेकिन इस चीज़ के लिए रेडी रहना कि पीए में आपको रूरल पोस्टिंग भी मिल सकती है। अब ये कैसे पता करना है कि कौन सा पोस्ट ऑफिस कहाँ पड़ता है, तो पहले तो वो तो चलो बात की बात है, बट स्टिल इंडियन पोस्ट के नाम से ना एक वो होती है साइट है, मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, वहाँ पे देख लेना कि कौन से डिवीज़न में, फॉर एग्जांपल गाज़ियाबाद डिवीज़न, तो गाज़ियाबाद में इसका मतलब ये नहीं कि पोस्ट ऑफिस गाज़ियाबाद में होगा, गाज़ियाबाद के आसपास जितने गांव वगैरह भी होंगे, जितने शहर वगैरह टाउन टाइप जो एरिया होते हैं वो भी होंगे, सारे पोस्ट ऑफिस कवर करेगा वो, उसमें से आपको कोई सा भी मिल सकता है, क्योंकि ऐसे वैकेंसी डिसाइड नहीं होती। वैकेंसी इस नाम से आती है कि भाई गाज़ियाबाद डिवीज़न में या मेरठ डिवीज़न में या दिल्ली डिवीज़न में इतनी वैकेंसीज है दो, अब वो दो वैकेंसी कौन से पोस्ट ऑफिस में, ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता, आपको कहीं भी भेज सकते हैं। अब sorting की बात करते हैं, तो sorting असिस्टेंट में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द जो आपके रेलवे ऑफिसेज होते हैं, जो मतलब जहाँ से आरएमएस का काम चलता है, वो मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ वाई सिटी में होते हैं वो, मतलब या तो एक्स में होंगे फिर वाई में होंगे। और वाई में भी कुछ सिटी ऐसी आती है जो वैसे तो वाई सिटी है, लेकिन वहाँ पे एक्स सिटी वाले अलाउंसेज मिलते हैं। जैसे मान लो गाज़ियाबाद है, वाई सिटी में आता है, लेकिन यहाँ पे जो सारे अलाउंसेज हैं वो एक्स सिटी वाले मिलते हैं, चाहे वो टी ए हो। बट हाँ यहाँ पे जो आपका एच होगा ना, वो 18% मिलेगा। लेकिन अगर आप दिल्ली में यानी कि इस पे प्योर एक्स बेस सिटी में हो, तो वहाँ पे आपको मिलता है 27% है शायद, वहाँ पे तो मतलब 9% का डिफरेंस आता है। तो बस इतना डिफरेंस होगा, बाकी टीए वगैरह आपको जो भी चीज़ें मिलेंगी वाई सिटी के एक्स सिटी वाले एरिया में, तो वहाँ पे आपको टीए एक्स सिटी वाला ही मिलता है, डेट इज़ 3600 रुपये। तो
शॉर्टिंग में क्या होगा कि बिल्कुल जो मिनिमम सैलरी होती है तो 41-40 के आसपास आपको मिनिमम सैलरी मिलती है और मैक्सिमम 47-48 के आसपास जो एक्सिटी वाली होती है। लेकिन पीए में क्या होगा, पीए में अगर आपको मिल गई है रूरल, तो रूरल में आपका ना जेड सिटी में भी आता है, तो जेड सिटी में आपकी सैलरी ना वही 34-35 के आसपास रह जाएगी बस। जैसे मान लो एलडीसी है, तो एलडीसी में मोस्ट ऑफ द जो आपके ऑफिस है वो एक्स सिटी में है और मैक्स टू मैक्स होगा तो वाई सिटी में है। लेकिन एलडीसी आपकी लेवल 2 यानी कि 19,900 ही है शायद उसका मतलब बेसिक पे। तो उसमें जो आपकी सैलरी बनती है ना एक्स सिटी में, वो कुछ 35-36 हज़ार के आसपास बनती है। अगर आप वाई सिटी में आते हो तो वो आपकी 32-33 या 31 के आसपास बनेगी। लेकिन कुछ कुछ मिनिस्ट्रीज ऐसी है जहाँ पे आपको 20% एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है, जैसे कि आपका सीबीआई हो गया, आपका आईबी हो गया, तो 20% एक्स्ट्रा अलाउंस के चक्कर में आपकी जो सैलरी है वो 40-41-42 के लपेट में बन जाती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। एलडीसी का काम मैंने आपको बता दिया है कि एलडीसी आप एक ऑफिस में बैठोगे जहाँ पे आपके ऊपर ना, जैसे एलडीसी है, ठीक है, एलडीसी के ऊपर आपका यूडीसी आता है, यूडीसी के ऊपर आपका फिर एएसओ आएगा, देन एसओ आएगा, देन आप डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी। तो आपके ऊपर कम से कम ना 14-15 ऑफिसर्स हैं। तो वहाँ पे जो इन्वायरमेंट बन जाता है वो एक सोफिस्टिकेटेड इन्वायरमेंट बन जाता है। जैसे कि मान लो अब मैंने काम किया 1-1.5 घंटा, मैंने काम किया, मैं थक गया। अब मैं ऐसा नहीं कि मैं उठ के चला गया बाहर घूम के आ जाऊँ, मैं वो वाला सीन नहीं होता। हालांकि सरकारी डिपार्टमेंट में आपको इतना ज़्यादा वर्क प्रेशर नहीं फील होगा कि भाई जैसे प्राइवेट में होता है ना कि बिल्कुल ही दिमाग की धज्जियाँ उड़ा रखी हैं, ऐसा तो खैर नहीं होने वाला। बट फिर भी एक वाली चीज़ होती है कि एक लिबर्टी आपको फील नहीं होगी काम करने में। और क्योंकि आपके ऊपर यार बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, सबको आपको जवाब देना होता है कि सर मैं अभी आता हूँ, मतलब वो है कि हाँ जी हजूरी वाला थोड़ा सा इन्वायरमेंट बन जाता है उधर। लेकिन वहीं अगर मैं पीए और एक चीज़ और एलडीसी में क्या होता है, बायोमेट्रिक चलता है, क्योंकि मिनिस्ट्रीज ना एकदम हाईटेक बन गई है आज के टाइम में। आप आओगे बायोमेट्रिक से एंट्री करोगे, आप जाओगे बायोमेट्रिक से आप अपना साइन ऑफ करोगे। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आप जल्दी निकल गए ऑफिस से, मान लो अगर काम नहीं फिर तो निकल ही जाओ, बट मान लो अगर काम है, मतलब अच्छा खासा वर्कलोड आ रखा है, तो पूरा काम करोगे और बायोमेट्रिक दे के आप वहाँ से बाहर निकलोगे। तो ये चीज़ भी ध्यान देना, वर्क कल्चर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपने अपनी 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 देख ली होगी, रिसर्च कर ली होगी कि कौन से मिनिस्ट्रीज़ में किस तरह का काम होता है। बट स्टिल आई एम टेलिंग फ्रॉम माई साइड, जैसे मेरी लोगों से बात हुई, मेरे बैचमेट से बात हुई जो एलडीसी में लगे हुए हैं, तो वो मैं आपको शेयर कर दिया इसमें। अब पीएसए में क्या होता है, पीएसए में होता है रजिस्टर एंट्री। जैसे कि मैं जाता हूँ शॉटिंग असिस्टेंट में अपने ऑफिस में, तो रजिस्टर में अपना नाम लिखता हूँ कि भाई मुकुल शर्मा है, ये 8 बजे 9 बजे आया है और ये 3 बजे 2:30 बजे निकल गया यहाँ से। तो इस तरीके से वहाँ पे मतलब अपने आप हाथ से एंट्री करते हो। दूसरी बात क्या है कि मेरे को थोड़ी लिबर्टी मिलती है काम करने की। मैं अपना बैठा हूँ, मान लो सपोज़ मैं अभी शॉटिंग की बात कर रहा हूँ, शॉटिंग में अपना बैठा हूँ, ठीक है, मैंने कुछ कुछ काम किया, अब मैं थोड़ा थक गया हूँ, तो मैं आराम से बैठ जाऊँगा थोड़ा, मतलब 15-20 मिनट के, मैंने रिलैक्स कर लिया, पानी वानी पी लिया या चाय पीने के लिए बाहर चला गया मैं। अब मान लो पी है, पोस्टल असिस्टेंट है, उसके सामने ना 17-18 बंदे खड़े हैं अपनी पासबुक लेके, या कोई अपना डिपॉजिट करने के लिए आया है। तो अगर वो रेस्ट लेना चाहेगा ना तो एकदम से रेस्ट नहीं ले सकता, क्योंकि आपको पता है पब्लिक सीधा ही बोलेगा कि भैया ये सरकारी लोग आते हैं, काम वाम नहीं करते फिर ये। हालांकि बंदे की थोड़ी प्रेशर बन गया है कि वो थोड़ा उसको रेस्ट चाहिए, लेकिन आगे जो आपके सामने लोग खड़े हैं ना वो आपको रेस्ट लेने नहीं देंगे, तो वहाँ थोड़ा सा प्रेशर पड़ जाता है उस तरीके से। बट वो ये वहाँ पे काम की वैरायटी फिर डिफरेंट है, तो ये आपको अपने हिसाब से चूज़ करना है कि आपको किस तरह का काम पसंद है और किस तरह के इन्वायरमेंट में आप अपने आप को ढालना चाहते हो, कैसा आप नेचर देखना चाहते हो। तो ऑलमोस्ट मैंने सारी पोस्ट के बारे में बता दिया है। तो पोस्ट प्रेफरेंस में जो मैंने अपने टाइम में भरी थी मैं आपको वो बताता हूँ। सबसे पहले मैंने अपने टाइम में भरा था वाइस सेक्रेटरी, जो आपका वाइस सेक्रेटरी के नाम से होती है शायद, वो वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में होती है पोस्ट, वो एक आध निकलती है, इस बार देख लेना है पोस्ट नहीं है, वो पोस्ट काफ़ी अच्छी है अगर आप भरना चाहते हो। जो अगर सीखने वाली बात है कि भाई वो वाला कल्चर देखना है, तो मैंने वो वाली पोस्ट भरी थी। उसके बाद मैंने MEA भरा था, देन मैंने AFHQ भरा था, देन मैंने CBI IB भरा था। क्योंकि इन डिपार्टमेंट में ना थोड़े प्रमोशन वगैरह ठीक ठाक मिल जाते हैं। जैसे कि मान लो CBI में आप लग गए, तो CBI में 3 साल या 4 साल की सर्विस के बाद ना एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, अगर वो आप एग्ज़ाम देते हो तो सब इंस्पेक्टर की भर्ती में, यानी कि जो सब इंस्पेक्टर बनता है ना CBI में, वहाँ पे आप जा सकते हो डिपार्टमेंटल के थ्रू। अब डिपेंड करता है कि वैकेंसी है नहीं है, 3 साल 4 साल के बाद आपको डिपार्टमेंट एग्ज़ाम देने का मौका मिल जाएगा, देन आप SI वगैरह बन सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। बाकी आपके वैसे ट्रांसफ़र तो हो ही रहे हैं कि 5 साल 6 साल के बाद आप प्रमोट होकर LDC से थोड़ा सा UDC वाले में आ जाओगे, फिर UDC से प्रमोट होके, तो ऐसे ऐसे प्रमोट होते रहोगे, मैक्स टू मैक्स आप वही है मिड मैनेजमेंट लेवल तक आप पहुंच जाओगे अगर आप LDC वगैरह या लेवल 2 लेवल 4 जो भी ज्वाइन करते हो। अब वही चीज़ मान लो लेवल 4 में, तो लेवल 4 में मान लो पोस्टल में हो, तो पोस्टल में आपको आई गेस 8 साल अभी चल रहा है, 8 साल के बाद आप इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दे सकते हो, तो आप इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट बन जाओगे। अगर आपको इस वाली लाइन में नहीं चलना तो आप अकाउंट्स वाली लाइन में भी आ सकते हो। अकाउंट्स में क्या करना पड़ेगा आपको, 3 साल के बाद एक एग्ज़ाम होता है अकाउंट्स वाला। एग्ज़ाम का नाम यार मेरे को याद नहीं आ रहा, शायद SSA बोलते हैं कुछ ऐसा, मतलब इस नाम से एग्ज़ाम होता है। आप वो एग्ज़ाम दोगे तो आप CGA वाली साइड पर आ जाओगे, अकाउंट्स वाली साइड पर। फिर अकाउंट्स वाले में आपका अकाउंट्स वाले प्रमोशन चलेंगे, उसके बाद 5 या 6 साल के बाद आपका डिपार्टमेंटल होगा, फिर आप AA के लिए एग्ज़ाम
दोगे जो आपकी क्लास 1 ऑफिसर वाली पोस्ट है 4800 पे ग्रेड पे। तो इस तरीके से डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट चीज़ें वेरी करती हैं। फिर शूटिंग असिस्टेंट में अगर मैं बात करूँ तो एक फ़ायदा ये मिलता है कि जैसे अगर आपने नाइट ड्यूटी करी तो एक नाइट करने के बाद आपको 36 घंटे का रेस्ट मिलता है, तो पूरे महीने में आपकी 12 दिन 13 दिन की नौकरी रह जाती है। तो अगर आपको कोई एग्ज़ाम का प्लान है कि आपको कोई दूसरा एग्ज़ाम निकालना है या फिर आपको किसी दूसरे फील्ड में आप इंटरेस्टेड हो, तो मेरी ना एक ऐसे के नाम से मैंने माई फर्स्ट डे एज शूटिंग असिस्टेंट के नाम से मैंने एक वीडियो निकाली थी, ऊपर लिंक कर दूंगा, आप उसको देख लेना। थोड़े थोड़े व्यूज़ मैंने यहाँ पे शेयर किए कि अगर आपको शूटिंग है तो आपको क्या क्या फ़ायदे मिल जाएंगे, अगर आप कोई बड़ा एग्ज़ाम निकालना है या किसी आर्टिस्टिक एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो, जैसे मेरे को जिम का बहुत शौक है। तो मेरे लिए सबसे बढ़िया पोस्ट रही वो कि मैं आराम से अपना नाइट ड्यूटी करता हूँ, फिर मैं अपना जिम पे भी अच्छे फोकस दे पाता हूँ। अगर मेरे को कोई कंपटीशन खेलना है, पावर लिफ्टिंग खेलना है या मेंस फिजिक खेलना है या कोई भी अदर कंपटीशन है, तो मैं वहाँ पे जा सकता हूँ, मेरे को अच्छा खासा वहाँ पे टाइम मिल जाएगा। या अगर मेरे को कोई एग्ज़ाम निकालना है, जैसे सीजल निकालना है या फिर कोई स्टेट पीसीएस हो गया, यूपीएससी वगैरह हो गया, उसके लिए मेरे को टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए, क्योंकि टाइम अच्छा खासा मिल जाता है। तो ये थोड़ी थोड़ी अपनी प्रैक्टिस लिख लेना। तो अब मेरा फाइनल व्यू क्या आता है कि आपको कौन कौन सी पोस्ट भरनी चाहिए। तो अपनी ना नेसेसिटीज़ लिख लो। अब जैसे मेरे ना होम पोस्टिंग इतना कोई बड़ा मैटर नहीं है, जैसे कि खाने पीने रहने का मेरे को इतना कोई वो है नहीं कि यार मेरे को खाना पीना टाइम से मिल जाए, क्योंकि मैं हूँ भाई फिटनेस वाला बंदा, मेरे को चाहिए रॉ फूड। मैं थोड़ा बहुत जैसे मान लो मैंने अपना राजमा उबाल लिया, चावल उबाल लिया, बस मेरा काम चल गया, मेरा मील बन गया, मेरा कोई इशू था नहीं कि मेरे को रोटी बनानी है या मेरे को अच्छे अच्छे पकवान चाहिए, मेरा इतना कोई इशू है नहीं। तो खाने पीने का तो मेरे को कुछ दिक्कत थी नहीं। बट हाँ, मेरे लिए ये ज़रूरत है कि यार अगर मैं जिस एक्टिविटी में हूँ मेरे को वो एक्टिविटी करने का मौका ज़रूर मिले और मेरी जेब में 10 रुपये भी बचे। तो बेसिकली सेविंग प्लस मैं अपनी एक्टिविटीज़ को आगे परस्यू कर पाऊँ। तो ये मेरा था, मतलब ये मेरी बेसिक नेसेसिटीज़ में आता है। तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है वो आप एक पेजेस पे लिख लो कि आपको लिए होम पोस्टिंग ज़रूरी है नहीं है, घर के बाहर आप रह सकते हो या नहीं रह सकते। फिर उसके बाद आपको किस तरह का वर्क कल्चर वो करता है, सूट करता है। जैसे कि शूटिंग असिस्टेंट में कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा काम नहीं है कि सीखने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। बट यार ये बताओ सीख के मेरे को फ़ायदा भी क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं पोस्ट असिस्टेंट में ले भी लेता, मेरे को मिनिस्ट्री वाली पोस्ट भी मिल रही थी, मैं वो ले भी लेता, वो वाला काम सीख के मेरे को फ़ायदा भी क्या है, कहाँ पे काम आना है मेरा वो काम। फाइनेंशियल जो भी वर्क है, मैं एक यूट्यूब की वीडियो देखूंगा, फाइनेंशियल के बारे में सीख लूँगा, छुट्टी, तो उसके लिए मैं अपनी पोस्ट लेने के मेरे को फ़ायदा क्या है। मतलब समझ लो मेरा ये पॉइंट है क्या। दूसरी चीज़ कि मेरे को ऐसा काम चाहिए कि जहाँ मेरे पे इतना प्रेशर ना हो, मैं अपने हिसाब से काम करूँ, कि मैंने 2 घंटा काम करा, फुल स्पीड में काम करा, स्लो स्लो काम नहीं करा, मतलब फुल स्पीड मैंने अपने हिसाब से कुछ 500-600 आर्टिकल स्कैन कर दिए या जो भी है उनको डिस्पैच कर दिया, रिसीव कर लिए, मैं बैठ के अपना रिलैक्स कर रहा हूँ, अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ। कोई मेरे को ऑफिसर आके मेरे को ये नहीं बोला कि भाई तू खाली क्यों बैठा है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें देख लेना। अगर थोड़ा सा मतलब आप आपकी लाइफ का सवाल है, अब ऐसा ना हो कि आपने कोई एक पोस्ट ले ली फिर उसके बाद क्या कर रहे हो, आप दोबारा से एग्जाम दे रहे हो कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, दूसरी पोस्ट लेनी है। तो थोड़ी सी ना 2-4-5 घंटे की रिसर्च अपनी देख लो यूट्यूब पे, लोगों से उनके सब ने अपने रिव्यू शेयर किए हुए हैं। शूटिंग असिस्टेंट का मैंने शेयर किया हुआ है, बाकी लोगों ने अदर मिनिस्ट्रीज़ के शेयर किए हुए हैं, तो वो आप देख लो। जैसे मेरा एक ना फ्रेंड है, तो मैं डिपार्टमेंट का नाम नहीं बता रहा, तो वो मिनिस्ट्रीज़ में ही एलडीसी में। अब वो बंदा मिनिस्ट्री छोड़ के उसको कम से कम ना 3 से 4 साल हो गए हैं, अच्छे खासे उस पर आ गए, क्योंकि डिपार्टमेंटल का मौका मिलने वाला उसको 1-2 साल के बाद। वो छोड़ के पोस्टल असिस्टेंट में आ रहा है। तो और जबकि उसकी पोस्टिंग दिल्ली में है, लेकिन और बंदा गाज़ियाबाद का है, फिर भी वो पोस्टल छोड़ के ना पीए ज्वाइन करने वाला है। तो हर पर्सन का देखो अपना अपना सीन होता है, क्योंकि एक मोमेंट के बाद ना अभी आपके पास ना जेब में पैसा नहीं आ रहा, आपकी मंथली सैलरी नहीं आ रही, तो अभी तो इस मोमेंट पे सबको ये होता है कि यार बस जॉब मिल जाए, मज़ा आएगा हर तरह की जॉब में। लेकिन आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो एंथुसियाज्म कम हो जाता है, क्योंकि पावर तो कुछ है नहीं ऐसी पोस्ट में कि तुम पता नहीं क्या ही मतलब समाज में चेंज लिया होगे। तो उसमें क्या होता है कि एक सर्टेन पीरियड के बाद ना सारी नौकरी एक जैसी लगने लगती है, कि आप नॉर्मल टाइम पे जा रहे हो, सुबह 9-10 बजे ऑफिस पहुंच रहे हो, फिर शाम को 5-6 बजे अपना वापस घर आ रहे हो। और यहीं पे मान लो किसी बंदे की मतलब कहीं बाहर पोस्टिंग है, किसी अदर स्टेट में पोस्टिंग है, फिर बंदा घर बैठ के मम्मी पापा से वीडियो कॉल पर बात कर रहा है कि यार मम्मी आपकी बहुत याद आ रही है, पापा आपकी बहुत याद आ रही है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो देखो एक टाइम के बाद ना चाहे कोई सी भी पोस्ट हो जहाँ पे ऐसा कोई ना बहुत इन्फ्लुएंशियल वाला काम नहीं है, तो सारी जॉब ना फिर एक जैसी लगने लगती हैं। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं गाज़ियाबाद में हूँ, मेरे हाथ में कुछ 45-46 हज़ार रुपये आएंगे, तो मैक्स टू मैक्स मेरा 7-8 हज़ार रुपये खर्च होना है, आने जाने का, थोड़ा बहुत पेट्रोल वेट्रोल ये सब चीज़ें अलाउंसेस वगैरह जो भी होते हैं मिलते हैं, वो सारे वहाँ लग जाएंगे। फिर भी मेरे हाथ में ना 35-36 हज़ार रुपये बचते हैं, तो मैं अपने हिसाब से उस पैसे को कर सकता हूँ इन्वेस्ट। अब मेरा ऑनलाइन ट्रेनिंग का भी काम है, मैं वहाँ पे लोगों को ट्रेन करता हूँ ऑनलाइन, तो वहाँ पे मेरा कुछ अमाउंट बन जाता है। तो उन्हें और मेरा अच्छा खासा काम चल रहा है यहाँ पे। तो यार फिर मैं दूसरे स्टेट में जाके एलडीसी लेके मेरे को फ़ायदा है क्या, क्योंकि मान लो आप दूसरे स्टेट में जाओगे तो स्टेट आपका 12 से 13 हज़ार रुपये खर्च होना है। ठीक है, अगर मान लो कोई एक एलडीसी वाला बंदा है जिसकी 35-36 हज़ार रुपये सैलरी है, अदर स्टेट में वो गया, वहाँ पे जाने के बाद ना 15 हज़ार रुपये उसके ऐसे लग गए, तो 30 उसका हाथ में बचा, मुश्किल है कितने 15-5-30 मतलब ये 20 हज़ार के आसपास उसके हाथ में बचा। तो 20 हज़ार के बाद फिर वो क्या कर रहा है, अगर उसको घर वापस आने भी हो, फ्लाइट का टिकट बुक करेगा, वो 5-6 हज़ार रुपये उसकी फ़्लाइट की टिकट भी है। तो उन्हें ना फिर बंदा क्या सोच रहा है, अब यार मैंने यहाँ पे आ क्यों गया। ठीक है, तो ये चीज़ देख लेना। और
तो ठीक है यार, मैंने अपने व्यूज़ भी शेयर कर दिए हैं। मैंने अपनी पोस्ट मैंने आपको बता दी थी, मैंने स्टार्टिंग में जो भरी थी वही वाइस सेक्रेटरी वाली भरी थी, FHQ भरा था, देन MEA भरा था, CBI IB। इसके बाद ना मिनिस्ट्रीज़ मेरे को मिल जाती, लेकिन मैंने वो भरी नहीं, क्योंकि अगर मेरे को ये मिनिस्ट्री नहीं मिलती हैं, क्योंकि ये अच्छे डिपार्टमेंट है, प्रमोशन में काफ़ी अच्छा काम करने मज़ा आता है। अगर मेरे को ये नहीं मिल रहा है तो आई विल प्रेफर कि मेरे को होम पोस्टिंग मिले। फिर उसके बाद मैंने 5th प्रेफरेंस शायद PSA भरी थी और मेरे को फिर वो मिल गई थी। फिर PSA के बाद भी ना स्टेट वाली बात थी, तो स्टेट मैंने सबसे पहले दिल्ली भरा था। अब दिल्ली में क्या सीन था, मेरी रैंक 67 के आसपास बननी थी, लेकिन सपोज़ कोई बिहार से है, राजस्थान से है, वहाँ से कुछ बच्चे ना मतलब क्या नाम है दिल्ली में आ जाते हैं। अब दिल्ली में आने के बाद मेरे को दिल्ली नहीं मिला, मेरे को मिला यूपी। तो वो दिल्ली में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको UPSC की तैयारी करनी आ गया आने वाले टाइम में, या फिर किसी बड़े एग्जाम को टारगेट करना, या उनका कोई फैमिली मेम्बर या उनके जो पेरेंट्स वगैरह वो दिल्ली में रहते हैं, उनका घर बार दिल्ली में है, लेकिन नेटिव उनका जो होम टाउन है वो आपका राजस्थान में था, लेकिन वो दिल्ली में आ रहे हैं अब। तो भाई वो तो कॉम्पिटिशन क्रिएट हो गई वहाँ पे। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो वीडियो का सम बस ये है कि यार अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, क्या आप अपने बारे में अगर आप जानते हो ना, फिर आपको ज़्यादा ना भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है एक पेज पे लिख लो कि भाई मेरे को ये चीज़ तो बिल्कुल ज़रूरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ मैं कौन सी जॉब में हूँ। और फिर उस बेसिक नेसेसिटी के हिसाब से कौन सी जॉब आपको सूट करती है, आप उसको फिल कर दो। फिर बाकी जाओ यार, अच्छे से DV कराओ, अपना डिपार्टमेंट ज्वाइन करो, और अच्छे से अब जो भी आपके गोल हैं उनको फिक्स करो, उनको फिर दोबारा से अचीव करो अगर कोई बड़ा एग्जाम निकालना है। तो ठीक है यार, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।